हेलो 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 हेलो। ओके चलिए। ओके चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और हमारी देखिए साथियों एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रही है केमिस्ट्री की, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है चलिए, तो हम सबके सब लाइव हैं यहाँ पे, और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए साथियों, मैं बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो टॉपिक बड़ा मजेदार है। हम यहाँ पे जो कंसेप्ट शुरुआत करने वाले हैं, ये बेस होता है केमिस्ट्री का। ये बेस केमिस्ट्री का मतलब कहने का ये होता है कि आपकी जो केमिस्ट्री वाला हमारा टॉपिक है हमारा, इस केमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर ही आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स को जानना पड़ेगा, है ना। तो उन्हीं फंडामेंटल्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। ये मेरे पे निशान है क्या कुछ, या ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्शन? देखो, तो हम सत्य जिस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले वो टॉपिक बड़ा मजेदार है, और उस टॉपिक का सत्य नाम है वह है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या है, और किस प्रकार से हम यहाँ पे परमाणु के बारे में और अणुओं के बारे में समझने वाले हैं, कि कैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। तो हम उन्हीं समझ को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारी आज की प्यारी सी क्लास को। और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आती है हमारी केमिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ पे देख पाओगे हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया गया है, जो कहीं ना कहीं बेस है। क्योंकि आप जान दो कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो बेस पार्टिकल्स होते हैं उनको पहले पढ़ना पड़ेगा, हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो शुरुआत करते हैं बहुत ही बड़ी तरीके से एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना कि हम किस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास टॉपिक है वह है कौन सा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। अब एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो चीज बता रहा हूं उनको सुनो ध्यान से। कि केमिस्ट्री के अंदर हम जब भी बात करते हैं साथियों, तो केमिस्ट्री में हमेशा बात की जाती है किसके बारे में, जैविक तत्वों के बारे में, अजैविक तत्वों के बारे में। तो केमिस्ट्री साथियों हमेशा बात करती है किसके बारे में, यहाँ पे नॉन लिविंग के बारे में। मतलब हम जब भी बात करेंगे, जितने भी हमारे पास में अजैविक तत्व होते हैं, अजैविक तत्व का मतलब क्या होता है भैया, अजैविक तत्व का साथियों मतलब होता है जिनके अंदर यहाँ पे जीवन नहीं पाया जाता। जितने भी हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन सबकी बात यहाँ पे करते हैं। अब आपको बताऊं कि जैसे बायोलॉजी में ना, जो हमारे जीव जंतु होते हैं जिनका निर्माण होता है हमारे शरीर में बहुत सारे भागों से मिलके। जैसे बायोलॉजी में सबसे छोटा भाग कोशिका मिलती है, कोशिका से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे अंग बनते हैं, अंग से हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम से हमारा शरीर बनता है। इसी तरह से केमिस्ट्री है साथियों। केमिस्ट्री में सबसे छोटा भाग जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एटम्स होते हैं ये मिलते हैं आपस में, है कि नहीं। और एटम्स मिलके यहाँ पे किसका निर्माण करेंगे, तो एटम साथियों यहाँ पे निर्माण करते हैं किसका, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का। किसका, मॉलिक्यूल्स का। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किसका निर्माण करेंगे साथियों, तो इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पे एलिमेंट्स का निर्माण किया जाएगा। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे किसका निर्माण किया जाएगा, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे कंपाउंड्स का निर्माण किया जाएगा। और इन सबसे लास्ट में हमारे पास साथियों बनता है जिसे बोलते हैं मैटर, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में लेवल है जो आपको समझना है। अगर मैं हिंदी में कहूं, हिंदी में कहूं, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं साथियों, तो परमाणु जो सबसे छोटा भाग वाला भाग होता है, कि किसी भी यहाँ पे रासायनिक तत्व का या किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा भाग कौन सा, परमाणु है। बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे परमाणु साथियों मिलकर यहाँ पे अणु का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा यहाँ पे किसका निर्माण किया जाएगा, तत्व का निर्माण किया जाएगा। उनके द्वारा साथियों किसका निर्माण होने वाला है, तो उनके द्वारा साथियों यहाँ पे यौगिक जिसे बोलते हैं कंपाउंड्स, इनका निर्माण किया जाएगा। और ये सारे के सारे किसका निर्माण करते हैं, तो आंसर है पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा ना उन पॉइंट्स को सुनना, ठीक है। कि एटम्स कैसे बनते हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, तो ये हमारे पास लेवल रहने वाला है। अब आपको ये पता है साथियों कि जो केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है। मतलब ये सबसे बड़ा वाला भाग है। सबसे बड़ा वाला भाग मतलब ये सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है। लार्जेस्ट पार्ट मतलब कैसा, कि हम जब भी बात करते हैं हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, हम केमिस्ट्री में जब भी किसी चीज को देखते हैं ना वो पदार्थ कहलाती है। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, ये सब क्या होती है, पदार्थ की अवस्था मिलती है। तो ये कैसा भाग होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा भाग है, सबसे छोटा भाग है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा वाला भाग होता है कि नहीं।
लेकिन हम जब बात करते हैं किसके बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो एटम्स यहाँ पे कैसा पार्ट है, तो एटम्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट कहा जाता है किसी भी पदार्थ का, कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आंसर एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। तो एटम्स कैसे पार्ट है, सबसे छोटे पार्ट है, सबसे बड़ा वाला पार्ट है, तो सबसे यहाँ पे छोटा वाला पार्ट है। अब ये बताओ कि क्या आप कभी एटम्स को देख पाते हो, नहीं देख पाते। तो आज की क्लास के अंदर हम इसी कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु क्या होते हैं, कि परमाणु अणु के बारे में कंसेप्ट क्या था, कैसे खोज हुई थी, किसने खोज की थी, किसने पहली बार इनके बारे में बताया था, और किस प्रकार से यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो वो सब चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं। धीरे धीरे आपका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अब ये समझ चुके हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं। तो हमारी जो केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। उन सभी क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे छोटे जो दो पार्ट होते हैं वो होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु और अणु, जिनके बारे में हम इस क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बालक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को मजेदार तरीके से। आओ यहां पे देखते हैं। हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था साथियों, यहाँ पे कौन था बताओ जल्दी से, जॉन डाल्टन साहब। हम सब ने ये पढ़ा हुआ कि जॉन डाल्टन थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी। लेकिन मैं बता दूं कि जॉन डाल्टन के परमाणु की खोज करने से पहले भी हजारों वर्ष पहले भी हमारे भारत के महान ऋषि मुनि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद जी। तो महर्षि कणाद ने ना इसकी खोज कर दी थी। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं साथियों कि हमारे भारतीय लोगों के साथ क्या एक अच्छी बात रही और क्या बुरी बात रही कि हमने कभी भी ना अपनी यहाँ पे नॉलेज का डंका नहीं गाया। हमने कभी अपने नॉलेज पे घमंड नहीं किया। एक होता है ना कि आप थोड़ा सा काम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, हमने कभी दिखावा नहीं किया, और शायद ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रह गई थी। प्रॉब्लम क्या है साथियों कि आजकल का जो समय चल रहा है ना, वो कलयुग का समय है। ये समय वो है कि जहां पे तुम्हें कुछ भी काम करना पड़े, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड जरूर करो। समस्या यही रह गई हमारे साथ में कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सारी खोज की, लेकिन उसे कभी रील बनाकर, कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डलवाई उसकी, और जिस कारण से उनकी खोज को यहाँ पे लोगों ने जाना नहीं। लेकिन जो बाहर के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग थे, जो पश्चिमी देशों के लोग थे, वो चतुर निकले। उन्होंने कहा ये गलती हम नहीं करेंगे बाबू। उन्होंने क्या कि थोड़ी सी खोज की और तुरंत इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दी, थोड़ी सी खोज कर दी, तुरंत यहां पे फेसबुक पे लाइव चले गए, और उन्होंने बताया कि हमने खोज की। आप समझ रहे हो, जिसे बोलते हैं पेटेंट करवा लिया, ठप्पा लगवा लिया। तो इन्होंने बस ये काम किया कि इन्होंने जो खोज की, या हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की, थोड़ा सा उसमें बढ़ा घटाकर अपने नाम से क्या लगवा लिया, ठप्पा लगवा लिया। अगर ये ठप्पा हम लगवा लेते तो आज दुनिया ये पढ़ती द फादर ऑफ द एटम्स इज नोन टू बी इज महर्षि कणाद। लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता। क्या पढ़ा जाता है, द फादर ऑफ एटम इज कुम। तो फादर ऑफ एटम इज यहाँ पे कौन पढ़ते हैं साथी, जॉन डाल्टन पढ़ते हैं। ये चीजें होती है रियलिटी में, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप लोग भी ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो, तो अब मैं बता दूं छोटी सी बात, ये तो हंसी मजाक वाली बात थी, कि भारत के महान ऋषि मुनि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद जी। तो महर्षि कणाद जी ये बोलते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं और इन्हें परमाणु कहा जाता है। और ये बात कहने वाले महर्षि कणाद ने हजारों वर्ष पहले ये बात यहाँ पे कह दी थी। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब आपको मैं बता दूं द फादर ऑफ द यहाँ पे एटॉमिक साइंस किसे कह सकते हैं, द फादर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी किसे कह सकते हैं, तो महर्षि कणाद होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों, जॉन डाल्टन का नाम यहाँ पे आता है। लेकिन मैं बताऊं कि जॉन डाल्टन ने इसे प्रूव किया था, इसे बताया था। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है अंदाजा देना, एक होता है यहाँ पे कंसेप्ट लगा, एक होता है देखो साथियों यहाँ पे कंसेप्ट देना, और एक होता है अंदाजा लगाना। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे ऐसा हो सकता है, ये अंदाजा लगाना है ना, जो मैं कह रहा हूं ये अंदाजा लगाना है। लेकिन ऐसा है और मेरे पास तथ्य है, मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये कंसेप्ट है, ये साइंटिफिक स्टडी होती है। तो मैं आपसे बता दूं कि यहां पे जब बात चल रही थी कि जो पदार्थ होते हैं हमारे पास वो कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, तो ग्रीक जो आज यहां पे देश पड़ता है ग्रीस, हमारे वर्ल्ड में आज जो देश पड़ता है ना ग्रीस, तो ग्रीस के यहाँ पे दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब कौन होते हैं, फिलोसफर होते हैं। फिलोसफर मतलब जो अपनी बातें कहते हैं उसके पीछे तर्क देते हैं, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर नहीं पाते। मतलब एक बात है जो कह दी जाती है, लेकिन उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, प्रूफ नहीं है कहने के लिए। तो यहां पे ग्रीक के दार्शनिक थे। ग्रीक मतलब जो ग्रीस हमारा देश पड़ता है आज के समय में, जो कहीं ना कहीं यूरोप का ही पार्ट होता है। तो ग्रीक के दार्शनिक थे लूसिपस और यहाँ पे डेमोक्रेटस। दो व्यक्ति थे, लूसिपस और डेमोक्रेटस।
और इन्होंने ये बात की थी यहाँ पे 475 ईसा पूर्व में और यहाँ पे 370 ईसा पूर्व में। सोचो इतनी इतने इतने साल पहले की बात है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी इतना साल पहले। अगर मैं बात करता हूँ 474 ईसा पूर्व के बारे में, बिफोर क्राइस्ट के बारे में, तो जो हमारा कैलेंडर है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे अंग्रेजी वाला कैलेंडर बोलते हैं, या ईसा मसीह के जन्म से इसको मापा जाता है ना, जिसको जूलियस सीजर के द्वारा चलाया गया था। तो उसके मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 475 साल पहले की बात हम चल रही है। तो उस समय यहाँ पे ग्रीक के दो दार्शनिक थे, लूसिफस और डेमोक्रेटस। इन्होंने ऐसे कल्पना की, क्या कल्पना की, कि जो परमाणु होते हैं साथियों, वो किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होगा। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण का मतलब क्या है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो सबसे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बनते हैं। और परमाणु इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनको हम काट नहीं सकते। इसे बोलते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जिसको यहां पे काटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे, बताओ कि किसने सबसे पहले बताया कि परमाणु जो होते हैं वो हमारे पास में अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य मतलब जिनको हम तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो ऐसा कहने वाले दो व्यक्ति थे। पहला कौन थे यहाँ पे, लूसिफस, और दूसरे कौन से थे, डेमोक्रेटस। अब इनसे पूछा कि बताइए कि परमाणु का साइज कैसा होता है, कैसा दिखता है परमाणु। तो इन्होंने बोल दिया कि अंदाजा लगा दिया साथियों। इन्होंने यहां पे अंदाजा लगाया, मतलब इन्होंने यहां पे एजम्पशन दिया है कि परमाणु जो है हमारा कैसा होगा, यहां पे गोल होगा। इनसे पूछा कि बताओ कि क्या आपके पास किसी प्रकार से कोई वैज्ञानिक रीजन है, क्या आपके पास यहां पे कोई इसका स्पष्टीकरण है कि परमाणु कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि परमाणु गोल हो सकता है, गोल है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन गोल हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, अविभाज्य। अविभाज्य मतलब हम जब बात करते हैं तो ये हमारे पास कैसा है साथियों, तो ये हमारे पास में इनडिविजिबल होता है। ऐसी बात कही जा रही लूसिफस और डेमोक्रेटस के द्वारा। ये बात चलती रही चलती रही चलती रही। अब साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी। साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी तो फिर यहां पे धीरे धीरे लोगों ने यहां पे परमाणु के बारे में जिज्ञासा उठाना शुरू कर दिया। और इस तरह से पता चला कि यहां पे परमाणु की जब खोज होने की बात चलते हैं, फिर हमारे पास में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और यहां पे एक केमिस्ट्री का नियम आ गया था। केमिस्ट्री के अंदर एक हुआ क्या था कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है एंटोनियो लुवाजायर, और दूसरे व्यक्ति कौन है, जोसेफ प्रोस्ट। तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या बात कही साथियों, कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर ना कुछ बेसिक नियम होंगे, और जब उन नियम को लेके चला तो फिर यहां पे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन साहब। और जॉन डाल्टन साहब ने पहली बार यहां पे परमाणु की जो वास्तविक खोज है वो यहां पे की है। तो हम यहां पे परमाणु की वास्तविक खोज को शुरुआत करेंगे, और यहां से साथियों हमारी जो एटॉमिक थ्योरी भी है, हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कंसेप्ट भी शुरू होता है। ठीक है, कंफर्म है। चलिए मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, गलती बिल्कुल मत करना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप यहां पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो आपको चीजें बहुत जानने को मिलेंगी, ये बात श्योर है। बताओ जल्दी से, तैयार हो सबके सब? एक मिनट की मैं कमेंट्स को ऑन कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके परफेक्ट। देखो ध्यान से, अब हमारे पास में यहाँ पे व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन डाल्टन साहब। देखो अब जॉन डाल्टन साहब क्या बोलते हैं, उनको जरा समझने का प्रयास करना कि जॉन डाल्टन साहब ने क्या बात कही है। धीरे धीरे आपको मैं सारी बात बताता हूं, दिखते चलो। यहां पे जॉन डाल्टन साहब भैया कहां के थे? पहली बात तो क्वेश्चन बनता है इंग्लैंड के, क्वेश्चन देखिए बन जाता है। उन्होंने 1804 के अंदर यहां पे सबसे पहले द्रव्य की संरचना के लेके अपना मॉडल दिया, जिसे बोलते हैं डॉल्टन्स का परमाणुवाद का मॉडल, जिसे बोलते हैं डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अब ना डेट्स को लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। सुनना जो मैं बताना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे एटम की खोज किसके द्वारा की जा रही है? जॉन डाल्टन के द्वारा। सही बात है भैया, मुझे जरा ये बता दो कि यहाँ पे खोज कब की है? तो 1804 में की है, 1806 में की है। तो 1806 जो है बेटा हमारे पास में सही ऑप्शन बनता है। सर आपने तो 1804 बताया। देखो 1804 के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपनी जो थ्योरी थी वो यहां पे दी थी। अब होता क्या है कि हम जब भी कोई थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं या जब भी हम कोई थ्योरी देते हैं
तो थ्योरी देने के बाद भी उसमें बहुत सारी रिसर्च होती रहती है। और सही मायने में साथियों जो इसे पब्लिश किया गया, इसे जो यहाँ पे पब्लिश किया गया, पब्लिश मतलब इसको जो सही मायने में प्रस्तुत किया गया वो किया गया 1806 में। तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस वर्ष के अंदर यहाँ पे एटम की खोज हुई है, अगर मान लो 1806 दिया है तो लगा दीजिएगा। अगर किसी कारण से 1806 नहीं दिया गया तो यहां पे 1804 हो जाएगा। कंफर्म है? क्योंकि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन देखो ध्यान से। वो इसके पीछे रीजन क्या है साथियों? रीजन ये है क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि एटम की थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन है? जॉन डाल्टन साहब थे। अब मुद्दा बनता है कि जॉन डाल्टन ने क्या क्या बातें कही थी, उनको जरा समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था, जरा समझो, ये मॉडल दिया गया हमारे सामने, क्या क्या मॉडल दिया गया देखो ध्यान से। इन्होंने के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी मैटर होते हैं उन सभी मैटर का निर्माण यहाँ पे छोटे छोटे कणों से होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। पहली बात समझो कि जॉन डाल्टन यही बोल रहे हैं कि हमारे आसपास मिलने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सूक्ष्म कणों से मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अच्छा भैया ऐसा तो यहाँ पे पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है, पहले भी पढ़ा हुआ है और सेम बात ये कहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें। दूसरा देखो ध्यान से कि परमाणु जो होता है साथियों किसी भी पदार्थ का, किसी भी एलिमेंट का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको विभाजित नहीं कर सकते। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, देखो ध्यान से, कि जो परमाणु होता है ये किसी भी तत्व का लिखा है, किसी भी पदार्थ का लिखा है? किसी भी तत्व का। सर ये कैसे आ गया? अभी रुको, बस वही बता रहा हूं मैं। तो परमाणु जो होता है साथियों किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और यहीं पे साथियों वो गलत हो गए थे, क्योंकि बाद में क्या हुआ था? बाद में यहां पे बहुत सारी खोज हो गई थी। जैसे आप खुद ही सोचो जरा कि यहां पे हमने जब बात की है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, प्रोटॉन की खोज हुई, यहां पे न्यूट्रॉन की खोज हुई, और ये सब किसका पार्ट होता है? ये सब के सब यहां पे परमाणु के पार्ट होते हैं। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब है कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, परमाणु के भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जॉन डाल्टन का कौन सा भाग यहां पे गलत हो गया था, तो जॉन डाल्टन ने जो कहा, क्या कहा? कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे विभाजित नहीं कर सकते। ये यहां पे क्या हो गया था? गलत हो गया था। क्योंकि बाद में जो वैज्ञानिक आए, जिसमें थॉमसन थे, जिसमें चैडविक थे, आप समझ गए, जिसमें रदरफोर्ड साहब थे, उन सब ने क्या कहा कि नहीं भैया जॉन डाल्टन ने जो बात कही है वो गलत है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, कि परमाणु कैन बी डिवाइडेड, और इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो इन्होंने क्या कहा साथ, इन्होंने कहा द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड विच रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। फिर ये क्या बोलते हैं साथियों? किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर जो भार होता है, आकार होता है, एलिमेंट होता है, वो सबके सब सेम रहते हैं। अब बार बार यहाँ पे एक शब्द सामने आ रहा है जिसे बोलते हैं तत्व। अब ये कैसे आया, किस तरह से आया, इसको जरा समझो। मैं उसी पे बताना चाहता हूं क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब मैं जो बात बता रहा हूं सुनते चलना ध्यान से। देखो सबसे छोटा भाग कौन सा बताओ? तो सबसे छोटा भाग है भैया हमारे पास में परमाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, परमाणु से क्या बनेंगे हमारे पास में? तो परमाणु से बनेंगे बहुत सारे अणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया, इससे क्या बनेंगे हमारे पास में? इससे बनेंगे हमारे पास में तत्व, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जिसको इंग्लिश में साथियों कहा जाता है एलिमेंट्स। फिर क्या बनता है हमारे पास में? हमारे पास साथियों बनता है यौगिक। क्या बनता है? यौगिक बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में साथियों बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। और लास्ट में क्या बनता है हमारे पास में? तो लास्ट में साथियों बनता है पदार्थ, जिसको आपने इंग्लिश में क्या नाम दिया है? तो इंग्लिश में साथियों नाम दिया है मैटर। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं उस पॉइंट को सुनो। अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन सा पार्ट है जिसको हम देख नहीं सकते, क्या एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को हम यहां पे देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, इनको हम देख नहीं सकते, है ना? क्लियर सारी बातें। इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जिनको हम देख नहीं सकते। तो ये बताओ मुझे कि सही मायने में यहां पे पदार्थ की वो कौन सी अवस्था होती है, ये पदार्थ का वो कौन सा फेज होता है जिसको हम सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति में प्राप्त भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट्स के बारे में, तत्व के बारे में, तो तत्व को साथियों हम सबसे पहले यहां पे देख भी सकते हैं, और सबसे पहले इनको यहां पे प्राप्त भी किया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि हमारे पास में साथियों एक टेबल बनती है जिसके अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? सुना भी होगा कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर एक टेबल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं।
हिंदी में साथियों क्या बोलते हैं इसको? तो हिंदी में इसको एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं तत्व सारणी। अब ये बताओ कि इसके अंदर किसको शामिल किया जाता है, किसको रखा जाता है? क्या हम इसके अंदर यहाँ पे एटम्स को रखते हैं? नहीं, इसके अंदर एटम्स को नहीं रखते, ठीक है। क्या इसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को रखा है? नहीं भैया, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को भी नहीं रखा जाता। इसमें किसको रखा जाता है? तो इसमें साथियों रखा जाता है किसको? यहाँ पे एलिमेंट्स को। किसको? एलिमेंट्स को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि हम यहाँ पे किसी भी पदार्थ को प्रकृति में सबसे पहले किस रूप में देख सकते हैं, तो सबसे पहले साथियों देखा जा सकता है किस रूप में? यहाँ पे एलिमेंट्स के रूप में। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं बात करता हूं उस जमाने की, उस जमाने की मतलब जब मैं बात करता हूं 1804 की, सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1804 की, तो 1804 के समय होगा क्या कि 1804 के समय साथियों साइंस इतना डेवलप तो हुआ नहीं होगा, साइंस में डेवलपमेंट ज्यादा तो थी नहीं। अब मान लो कि मैं जॉन डाल्टन साहब हूं और मेरे आसपास यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, तो मुझे ये नहीं बताना कि ये जो चीजें हैं वो पदार्थ का निर्माण कर रही हैं। उस समय पदार्थ की डेफिनेशन नहीं पता। उस समय मुझे ये दिखाई देता है कि जो चीज दिखाई दे रही है वो सही है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये लोहे का ग्लास है, तो ये लोहा जो है वो क्या हमारे पास में एलिमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? एलिमेंट हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या मेरे पास में? एलिमेंट है। यही रीजन है कि यहाँ पे उन्होंने जितनी भी बातें कही, उन्होंने उस समय पदार्थ की बात ना करते हुए किसकी बात की? यहाँ पे एलिमेंट की बात की। लॉजिक ले सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? मान लो कि 1804 में जब चीजें धीरे धीरे खोजी जा रही थी, तो उस समय प्रकृति में हम जिसको देखेंगे उसको ही सबसे बड़ा मानेंगे। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति में सबसे पहले किसे देखा गया? परमाणु को या फिर एलिमेंट को? एलिमेंट को। अगर हम जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जियोन, कार्बन, ये सब क्या थे उस समय? ये सब के सब एलिमेंट थे, तत्व थे। आप समझ गए छोटी सी बात को? और हमें बाद में पता चला ना कि एलिमेंट के अंदर यहाँ पे एलिमेंट से क्या बनते हैं? यहाँ पे कंपाउंड्स बनते हैं, फिर क्या बनते हैं हमारे पास में? पदार्थ बनता है। तो ये बात यहाँ पे बाद में खोजी गई है, इसलिए बार बार यहाँ पे किस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहाँ पे एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल है जो किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर होगी कि बार बार हम तत्व की बात क्यों करते हैं। देखिए तत्व सबसे पहले देखा गया था। अब जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लो इन्होंने टेबल बनाई थी, ये टेबल किसकी बनाई थी? एलिमेंट्स की बनाई थी। इन्होंने कहा था कि हर तत्व के अंदर जो मिलने वाले परमाणु होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उसी को हम बताएंगे। देखो ध्यान से, तो इन्होंने क्या कहा साथी सुनो। इन्होंने कहा कि हर तत्व के अंदर मिलने वाले परमाणु एक जैसे होंगे, उनका वेट, उनका साइज, उनके गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, इन्होंने ये कहा मान लो कि मेरे पास अगर मान लो कार्बन है, मेरे पास जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम के अंदर जितना भी एलिमेंट, हीलियम जो एलिमेंट है, तो हीलियम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें पाए जाने वाले एटम हमारे पास में अलग अलग होने वाले हैं। अगर मान लो मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन के अंदर मिलने वाले जो एटम होंगे बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर मैं कार्बन की बात करूं, जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर का जो निर्माण हुआ है वो एक ही तरह के परमाणु से हुआ होगा। मतलब कॉपर जो बना है वो हमारे पास में तत्व है, एलिमेंट है, और इसका निर्माण एक ही जैसे परमाणु से होगा। अगर मान लो हमारे पास में कोयला है, कार्बन है, तो कार्बन का निर्माण यहाँ पे एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनेगा। अगर मान लो मेरे पास हीलियम है, तो हीलियम का निर्माण भी यहाँ पे एक ही तरह के परमाणु से मिलकर होगा। मतलब आपसे ये पूछा गया कि एक तरह के एलिमेंट जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो एक ही तरह के यहाँ पे परमाणु से मिलकर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं बात करता हूं कॉपर के बारे में, तो कॉपर के अंदर यहाँ पे कॉपर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ कार्बन के एटम मिल जाएंगे। अगर मान लो कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर मिलने वाले जो परमाणु होंगे वो उसी के जैसे होंगे, और सारे के सारे परमाणु यहाँ पे एक जैसे ही मिलेंगे। ये बात किसने कही थी सबसे पहले? तो ये बात कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? यहाँ पे जॉन डाल्टन साहब थे। इस बात को जरा समझना भाई। उन्होंने बार बार एलिमेंट की बात क्यों की? क्योंकि उस समय सबसे पहले जिसे देखा गया वो क्या था? हमारे पास में एलिमेंट थे। ये तो बाद में पता चला ना मैं कि एलिमेंट के बाद यहाँ पे पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो फिर उन्होंने क्या कहा जरा समझो ध्यान से, कि दो या दो से ज्यादा परमाणु जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में मिलते हैं। परमाणु कभी भी आधा पौना नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल समझाता हूं, देखो बहुत ही बड़ी तरीके से, कि जब भी परमाणु का निर्माण बनाया जाएगा तो परमाणु हमेशा पूर्ण संख्या में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। ऐसा तो नहीं कि आधा कार्बन है और यहाँ पे तीन यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि मैं आधा कार्बन मिला दूं और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी कर दूं? यहाँ पे 2.5 कर दूं। ऐसे कभी परमाणु नहीं मिलेंगे।
परमाणु जब भी मिलेंगे हमेशा किस में मिलेंगे? पूर्ण संख्या में मिलेंगे। क्लियर सारी बातें? आप जब भी किसी का निर्माण करोगे तो निर्माण करते समय हमेशा पूर्ण संख्या में ही परमाणु का आदान प्रदान किया जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन की वैल्यू यहां पे 1/2 हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन का आधा परमाणु नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की वैल्यू यहां पे 2/3 हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। या तो ऑक्सीजन अकेला होगा, ये ऑक्सीजन 2 के साथ होगा, ये ऑक्सीजन यहां पे 3 के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन 2 और 3 के बीच में मिल जाए। तो आधा परमाणु कभी नहीं मिलेगा। तो 2 या 2 से ज्यादा जो परमाणु होते हैं, ये तत्व होते हैं, ये हमेशा पूर्ण संख्या में ही पाए जाते हैं। ये हमेशा किस में मिलेंगे? तो ये हमेशा मिलेंगे साथियों एक फिक्स वैल्यू में, एक फुल वैल्यू में। ये बात को जरा समझना कि ये पॉइंट इन्होंने सीधे सीधे उठा दिया था कि 2 या 2 से ज्यादा जो तत्व होते हैं उनके अंदर परमाणु जो होते हैं ये हमेशा किस में पाए जाते हैं? ये हमेशा पाए जाते हैं होल नंबर के अंदर। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रहे हैं? यहाँ पे जॉन डाल्टन साहब कह रहे हैं। चलो भैया, फिर इन्होंने एक बात और कही। क्या बात की? जरा समझो ध्यान से, देखो ध्यान से। इन्होंने ये क्या कहा था साथियों कि एक ही यौगिक के सभी यौगिक यहां पे परमाणु के समान होते हैं। ये क्या बात कह दी इन्होंने? देखो ध्यान से कि ऑल द कंपाउंड एटम्स ऑफ द सेम कंपाउंड और आल्सो हैव द सेम यहां पे एटम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनो ध्यान से, बहुत इजी है कि हम जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी रिएक्शन होती है। किस में रिएक्शन होती है? कि जो हमारे पास तत्व होते हैं तो तत्व भी आपस में रिएक्शन करते हैं। तो तत्व रिएक्शन जब करते हैं तो उनके एटम्स रिएक्शन करते हैं। मैं समझा नहीं भैया इस बात को? मैं बता रहा हूं, देखो। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि ये हमारे पास में ऑक्सीजन अकेला है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे? बताओ जल्दी से। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये एक ही है या अलग अलग है? भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो एक है। अब जैसे मुझे ये बताओ कि जॉन डाल्टन क्या बोले थे कि एक ही तत्व के अंदर, एक ही तत्व के अंदर एक ही तरह के परमाणु होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो ये हमारे पास में एक कार्बन भी है और यहां पे ऑक्सीजन भी है, तो एक तरह के परमाणु तो नहीं है। परमाणु कैसे हैं? अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये तत्व नहीं होगा। ये क्या बनेगा साथियों? तो ये बनेगा हमारे पास में कंपाउंड, जिसे बोलते हैं यौगिक। ये सारी बातें मतलब जिसके अंदर यहां पे परमाणु की संख्या अलग अलग हो जाए, जिसके अंदर यहां पे परमाणु अलग अलग हो जाए, उनको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, फिर यौगिक कहेंगे। तो उनको साथियों क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक। क्लियर सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब तत्व के अंदर, सुनना जो मैं कहने वाला हूं, कि तत्व के अंदर परमाणु एक जैसे रहेंगे, लेकिन यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं वो किसी अनुपात में मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि कार्बन और ऑक्सीजन कैसे मिलेंगे, कि कार्बन और ऑक्सीजन को कैसे मिलाया जाएगा, कैसे इनको मिलाया जाएगा और कैसे यहां पे यौगिक का निर्माण होगा। तो इसके लिए हमारे पास में 2 नियम हैं और वो 2 नियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 नियम को जरा समझते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर सारी बातें? कंफर्म है सारी बातें जो मैंने बताई आपको? देखो बहुत ही बड़ी तरीके से इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने क्या बताया, सुनो ध्यान से। इन्होंने बताया कि हम जब एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर यहां पे एक ही प्रकार की क्या मिलेंगे हमें? बताओ जल्दी से। इन्होंने बताया कि एलिमेंट के अंदर यहां पे एक ही तरह के यहां पे जो एटम्स है वो मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि एटम्स यहां पे एक से ज्यादा प्रकार के हैं, एक से ज्यादा प्रकार के हैं, तो एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स किसका निर्माण करेंगे? हमारे पास में कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, या फिर यहां पे एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो आप कह सकते हैं कई कंपाउंड के अंदर साथियों जो एटम मिलते हैं ये हमारे पास में कैसे होते हैं? बताओ जल्दी से। तो ये हमारे पास में होते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे जो एटम मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? हमारे पास में अलग अलग प्रकार के, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जो है वो हमारे किस में मिलने वाले हैं? तो एलिमेंट के अंदर ही, कंपाउंड्स के अंदर। तो आंसर है यहाँ पे, तो आंसर भी है सीधे सीधे हमारे पास में कंपाउंड्स के अंदर। ये बेसिक डेफिनेशन बताई जा रही है इनके द्वारा। मैं तो मतलब आपको और भी अलग तरीके से पढ़ा दूंगा, लेकिन ये तो हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन है। बेटा एक मिनट रुक जाना प्लीज सबके सब, ठीक है? एक फोन है, बहुत देर से आ रहा है मेरे पास में। एक मिनट।
चलो ठीक है, क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है। अब एक चीज को जरा समझना ध्यान से, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि कहां पे एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, कहां पे कंपाउंड्स, देखो कहां पे एलिमेंट्स में एक जैसे होते हैं एटम्स, और कंपाउंड्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आपको ना केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसे बनते हैं, वो सब आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब सुनो, अब मुद्दा ये बन जाता है सर एलिमेंट को बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं, जिनको हम यौगिक बोलते हैं, इनमें जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास में केमिस्ट्री के दो नियम हैं, और वो दो नियम हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो नियम के बिना आप यकीन मानना चाहते हो कि आप कभी भी केमिस्ट्री का निर्माण नहीं कर सकते, आप कभी भी यहां पे इनको निर्माण नहीं कर पाएंगे। क्या क्या नियम दिए जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। जब भी हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन किसमें यूज किया जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन किसमें यूज करते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर मुझे दो चीजों को मिलाना है तो हमसे क्या बोलेंगे, यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। आप समझ गए। केमिकल कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं रासायनिक संयोजन। क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर रासायनिक संयोजन का निर्माण कब किया जाएगा। देखो आप खुद ही सोचो कि हम जब रासायनिक संयोजन की बात करते हैं कब बनेगा, हम जब यहां पे निर्माण किसका करते हैं, हम जब निर्माण करते हैं बेटा किसका, यहां पे कंपाउंड्स का। किसका, कंपाउंड्स का। कंपाउंड मतलब हम जब किसका निर्माण करेंगे, हम यहां पे यौगिक का निर्माण करेंगे। अब हमारे पास में ना कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एटम्स कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, इसके लिए दो नियम दिए जा रहे हैं। तो पहला होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोलते हैं यहां पे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। और दूसरा होता है हमारे पास में जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे बोलते हैं समान अनुपात का नियम। अब एक बात को सुन लो, मैं एक एक करके दोनों को दोनों बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसको बताने वाले व्यक्ति कौन थे हमारे पास में, एंटोनी लेवेजायर थे। और ये एंटोनी लेवेजायर वही व्यक्ति हैं जिन्हें बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि किस व्यक्ति को हम यहां पे केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री साथी जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा एंटोनी लेवेजायर को। तो रसायन विज्ञान का जो जनक है वो किसे बोलते हैं यहाँ पे, एंटोनी लेवेजायर को बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति जो है इनका नाम है जोसेफ प्रॉस्ट। क्या नाम है, जोसेफ प्रॉस्ट है। अब सुनना एक एक करके सारी सारी बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। देखो कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है। ये जो नियम थे ना ये बहुत पहले दे दिए गए थे। मतलब मैं बताऊं कि जॉन डाल्टन के परमाणु की खोज से पहले ये दोनों के दोनों नियम थे वो दे दिए गए थे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बहुत से पदार्थ थे जो पहले खोजे जा चुके थे। एटम की खोज बहुत बाद में हुई है। मैं आपको बता दूं कि एटम की खोज बहुत बाद में हुई हो, उससे पहले ही हमने बहुत सारी चीजें खोज दी थी, हमें इतना ज्ञान नहीं था इनके बारे में। ठीक है, सुनो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर बताओ कि यहां पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे सीधी सीधी कहता है कि आप किसी भी रासायनिक क्रिया के अंदर ना तो यहां पे मास को बना सकते हैं ना तो मास को खत्म कर सकते हैं। जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा समान रहता है। जैसे एग्जांपल समझो कि हमारे पास मीथेन है, ये मीथेन गैस है। अगर मीथेन गैस की रिएक्शन करवाती हो ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनेगी बताओ जल्दी से, तो बनेगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ पानी बनेगा। अब एक चीज को सुनना जो मैं बताना चाहता हूं, कार्बन का जो वजन होता है साथियों वो होता है हमारे पास में 12 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन जो होती है उसका वजन होता है हमारे पास में 1 ग्राम, और जो ऑक्सीजन होती है उसका साथियों वजन होता है हमारे पास में 16 ग्राम। अगर आप यहां पे मास को निकालोगे, जैसे मान लो CH मीथेन है, तो मीथेन का जो वजन होता है वो होता है 16 ग्राम। यहां पे 2 O2 दिया जा रहा है, इसका टोटल हो गया 2 × 32 मतलब 64 ग्राम। आप दोनों को जोड़ोगे तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास में 80 ग्राम आ गया। मतलब 80 ग्राम जो वजन है उसने केमिकल रिएक्शन की है। और जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ ही साथ पानी बनी। तो आप ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन होता है साथियों वो होता है 44 ग्राम के आसपास, और यहाँ पे पानी का जो वजन होता है वो होता है हमारे पास में 36 ग्राम के आसपास। तो 44 और 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 ग्राम हो जाएगा। आप नोटिस कर पाओगे कि जो यहाँ पे वजन पहले था वही वजन कहां पर है, बाद में है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो द्रव्यमान होना चाहिए, जो मास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब ये काम कहां पे आता है मैं ये बताना चाहता हूं, सुनो। अगर मान लो कि यहां पे कोई भी चीज बढ़ जाए या घट जाए, मान लो फॉर एग्जांपल कि यहां पे रिएक्शन हम जब करवाते हैं तो रिएक्शन करवाते समय अगर मास ज्यादा है और यहां पे मास कम हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अभी तक यहां पे पूरी तरह से पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो ये वो चीज होती है जो हमें मदद करती है। तो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी यहां पे अगर मास सेम है
मतलब जितने परमाणु पहले थे उतने ही परमाणु हमारे पास कहाँ है, बाद में है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इनको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। आप समझ गए छोटी सी बात को। परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य परमाणु जो होते हैं साथियों, वो उनको तोड़ नहीं, उनको हम खत्म नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हैं, उनको बस यहां पे चेंज किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट यहां पे सीधे सीधे यहां पे लागू हो जाता है। दूसरा है हमारे पास में कौन सा, दूसरा है हमारे पास में जिसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सुनो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। और ये जो नियम है, ये नियम बड़ा मजेदार है। ये क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। इनका कहना है साथियों ये है कि अब जब भी किसी कंपाउंड का निर्माण करोगे, जब भी किसी यौगिक का निर्माण करोगे, तो हमेशा जो एटम्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में ही मिलते हैं। अगर एटम की संख्या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो यहाँ पे अनुपात के बिगड़ने से बनने वाला पदार्थ भी अलग अलग हो जाता है। भैया मैं समझा नहीं इस बात को, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी हमेशा कैसा बनेगा साथियों, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को साथियों हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाटर बोलते हैं। तो पानी हमेशा कब बनता है, जब 2 हाइड्रोजन हो और 1 हमारे पास में ऑक्सीजन हो। मान लो कि अगर मैं 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लूं तो ये क्या पानी बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मेरे पास में 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो क्या पानी बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मेरे पास में 2 हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास 1 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो पानी बनेगा, नहीं बनेगा। तो पानी बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए हमेशा जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो सीधी सीधी क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व, जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर हमेशा जो रेशियो होता है फिक्स होना चाहिए, और रेशियो फिक्स के साथ ही इनको आपस में मिलाया जाता है, तभी जाके वो किस कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, तो 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर मान लो 1 नाइट्रोजन हो जाए और 2 ऑक्सीजन हो जाए तो हमारे पास में NO2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें यहां पे समझनी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का यूज है जो किया जाएगा, है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको साथियों हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूंगा, नहीं। क्या कहेंगे साथियों इसको, इसको हमने जो नाम दिया वो दिया हमने कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो एक छोटी सी बात को आप समझ गए बहुत ही आसानी से कि हमारे पास में कैसे जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो फिक्स किया जाता है। तो यहां पे 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से अगर बात करेंगे यहां पे अमोनिया के बारे में, NH3 के अंदर, तो अमोनिया के अंदर होगा क्या बताओ, कि अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन है साथियों और हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है। तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। गलतियां बिल्कुल मत करना, पहले बता रहा हूं बहुत ही बड़ी तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। और निश्चित अनुपात का जो नियम है किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो ये हमारे पास दिया जा रहा है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही बड़ी तरीके से कि किसके द्वारा यहाँ पे जो निश्चित अनुपात का नियम है जो दिया गया है, तो ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया। अब मन में क्वेश्चन बनता है कि सर इनका यूज कहां पे करते हैं। इनका यूज यहां पे किया जाएगा जॉन डाल्टन साहब के द्वारा। कैसे, अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट का निर्माण तो एक ही प्रकार की किससे हुआ है, एटम से हुआ है कि नहीं। अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल किसके बारे में, सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं देखो हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम के बारे में, कार्बन के बारे में, यहां पे कॉपर के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, सोडियम के बारे में, तो ये सब के सब क्या है, ये सबके सब हमारे पास में एलिमेंट है। इन सबका निर्माण कैसे हुआ है, एक ही प्रकार के एटम से हुआ है, बोलो हाँ या ना। लेकिन हम जब बात करते हैं किसके बारे में, यहां पे बोलो जल्दी से, हम जब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में, तो यौगिक का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण हुआ है साथियों अलग अलग प्रकार के एटम से, जिसे बोलते हैं डिफरेंट एटम से इनका निर्माण हुआ है। और कैसे हुआ है, निश्चित अनुपात में हुआ है। जैसे एग्जांपल से बता रहा हूं, अगर देखो मैं बात करूं यहां पे किसके बारे में, अमोनिया के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, पानी के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, आप समझ गए।
अगर मेरे को मैं बात करता हूं यहाँ पे H2SO4 के बारे में, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें तीन तीन हमारे पास क्या है, एटम्स हैं, और तीन तीन एटम्स को यहाँ पे अलग अलग अनुपात में जोड़ा गया है। तो ये सबके सब किसका निर्माण करेंगे, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास में कंपाउंड्स बना रहे हैं। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। भैया एलिमेंट से क्यों शुरू किया गया, मैंने बताया था कि प्रकृति में हमने सबसे पहले जिस चीज को देखा वो क्या था, हमारे पास में एलिमेंट थे। सबसे पहले हमने जिसको देखना शुरू किया वो क्या था, हमारे पास में एलिमेंट थे। आपको मैं बताऊं, जिसको हम देखते हैं उसको हम पहले मानते हैं, हमें बाद में जिज्ञासा हुई कि इनका निर्माण छोटे छोटे पदार्थों से हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर प्लीज। अच्छा, ओजोन क्या है बताओ, ओजोन कैसे बनेगा, ओजोन 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 हमारे पास में एलिमेंट है या फिर यौगिक है। अभी बड़ा मजेदार कंसेप्ट आएगा साथियों। अभी तो जब मैं आपको यहाँ पे, अभी तो मैं जब ये मॉलिक्यूल का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर कर देगा सारी चीजें। अभी तो बस मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बेटा मैं आपसे क्या बोला हूं, सुनो ध्यान से, कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन को समय दो, जितना ज्यादा समय दोगे आपको कंसेप्ट मान के चलो बेटा कि आपकी चीजें उतनी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है प्लीज। और मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहां पे हमने क्या बात की, तो मेरे ख्याल से आपको जॉन डाल्टन की ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और जॉन डाल्टन का ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास में एटम्स जो होते हैं कभी आधे पौने नहीं आते, फुल 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 होते हैं। अब जरा यहां पे समझना ध्यान से, जॉन डाल्टन ने और क्या कहा उसको भी देखो। जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा उनको जरा समझना ध्यान से। जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि जो परमाणु होते हैं साथियों वो अविनाशी होते हैं। अविनाशी क्या होते हैं, देखो ध्यान से। तो जॉन डाल्टन साहब ने ये कहा कि परमाणु जो होते हैं हमारे पास में अविनाशी होते हैं। अविनाशी का मतलब होता है आप ना तो परमाणु को बना सकते हैं और ना ही साथियों परमाणु को यहां पे नष्ट किया जा सकता है, कि परमाणु कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सुनो ध्यान से कि एटम्स जो होते हैं साथियों इंडस्ट्रियल एटम्स जो होते हैं इट नादर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बात मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में जो व्यक्ति है वो कौन है, जॉन डाल्टन साहब है। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आप यहां पे एटम को ना तो बना पाओगे और ना ही एटम को यहां पे नष्ट कर पाओगे। अब इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद हम जब बात करते हैं, इतना सब पढ़ने के बाद हम जब बात करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जो बनती है, उनको जरा समझना, ठीक है। जरा समझो ध्यान से। अब मुद्दा बनता कि एटम्स, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो इन्होंने यहां पे जब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो इनकी कुछ कमियां थी, क्या क्या कमियां थी उनको हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन, एक से बेटा चलो। तो अब देखो क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है साथियों, कि परमाणु का जो मॉडल दिया है जॉन डाल्टन साहब ने, उसमें कमियां क्या थी, उसमें कमियां क्या थी। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि एटम्स को तो तोड़ दिया जाता है। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, कि आप है ना थोड़ा सा आगे मत चलो, मैं धीरे धीरे करके आपका सारा का सारा बेस पढ़ा दूंगा, प्लीज माना करो। होता क्या है कि आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे चतुर आ जाते हैं। चतुर मतलब सर एटम को तो तोड़ दिया गया, फिर आप बोल रहे हैं इंडिविजिबल होता है। मैं धीरे धीरे से बता दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे से बता दूंगा, बस पढ़ते रहो तुम लोग यार, बहुत बढ़िया तरीके से हम जब बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ समझो ध्यान से। देखो अब हम जब बात करेंगे तो इनकी बहुत कमियां थी, क्या क्या कमियां थी उनको जरा समझना। इनसे पूछा कि बताओ कि एक ही तत्व के जो परमाणु के द्रव्यमान होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग क्यों होता है, मतलब एक ही तत्व के जो परमाणु का द्रव्यमान है वो अलग अलग क्यों है। अब मैं समझा नहीं इस बात को, जरा मैं समझाता हूं। सिंपल सी बात, ये समझे नहीं थे क्या। जैसे मान लो भैया कि हमारे पास कोई एटम है, क्या है, कोई भी एटम दिया गया ये, ठीक है। अब एटम के नीचे की जो संख्या होती है वो किसको बताती है, तो एटम के नीचे जो संख्या होती है साथी ये बताती है यहाँ पे एटॉमिक नंबर को। सुनना ध्यान से, एटम के नीचे अगर कोई भी संख्या लिखी जाती है ये किसको बताती है, ये बताती है एटॉमिक नंबर को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, इसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। और इसके ऊपर की जो संख्या होती है, ऊपर के जो नंबर्स होते हैं, ये किसको बताते हैं साथियों, तो ये बताते हैं एटॉमिक मास को। ऊपर के जो नंबर होते हैं वो किसको बताते हैं, वो बताते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास को।
अब आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेंगे, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल क्या है सुनो। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसके बारे में, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन के बारे में, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार कितनी? 12 है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे बताओ कि परमाणु की एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी? तो परमाणु का जो यहाँ पे कार्बन दिया गया है, तो कार्बन का साथियों जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन जो दिया है 12, ये 12 क्या है? तो 12 हमारे पास में परमाणु संख्या मतलब परमाणु भार है, इसका मास होता है। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन से पूछा गया, इधर आ जाओ सर। एक हमारे पास में थोड़ी सी चीज है। क्या चीज है? मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। कौन कौन सा हाइड्रोजन है? एक है मेरे पास में 1H1, ठीक है, एक है मेरे पास में 1H2, ठीक है, और एक है मेरे पास में 1H3, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, ये बताओ कि क्या इसमें एलिमेंट हमारे पास सेम है? क्या हमारे पास में जो एलिमेंट दिए जा रहे, जो तत्व दिए जा रहे हैं वो सेम है? बिल्कुल सही बात है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि हर तत्व के अंदर मिलने वाले जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, तो क्या इन तीनों के अंदर पाए जाने वाले एटम भी सेम होंगे? ये फंस गए। हाँ सेम तो है। ठीक है, अच्छा ये बताओ इन सबकी परमाणु संख्या कितनी है? सेम है कि नहीं है? सर बिल्कुल सेम है, 111। फिर इनसे पूछा गया कि अगर हर चीज सेम है तो इन सबका जो परमाणु भार है वो अलग अलग क्यों है? मतलब ये 1H1 क्यों है, ये 1H2 क्यों है और ये 1H3 क्यों है? ऐसा क्या चेंज हो गया इनके अंदर कि इनका जो परमाणु भार है वो बदल गया? ये जवाब नहीं दे पाए, टाटा फिक्स हो गए। आप समझ गए? मतलब इन्होंने बढ़िया सी पार्टी रखी, बहुत बढ़िया पार्टी रखी इन्होंने कि आ जाओ मैंने एटम की खोज कर दी है, तुम्हें जो पूछना वो पूछो। इसी में से कोई शरारती बच्चा खड़ा हो गया और उसने ये क्वेश्चन पूछ डाला और वो इसका जवाब नहीं दे पाए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। जब भी किसी परमाणु तत्व की बात करेंगे हम, जब भी किसी साथियों एटॉमिक यहाँ पे एटम्स की या फिर किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं जिसकी परमाणु संख्या सेम होती है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें साथियों बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो ये किसके बारे में जवाब नहीं दे पाए? तो ये साथियों आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाए, मतलब किसको बताने में फेल हो गए? तो ये साथियों आइसोटोप के बारे में जवाब देने में फेल हो गए। ये नहीं बता पाए कि क्यों यहाँ पे आइसोटोप के अंदर जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। आप समझ गए? छोटी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पहली कमी थी इनकी। अगर मैं बात करता हूं, देखो ये 1H1 को क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं प्रोटियम। 1H2 को क्यों क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। 1S3 को क्या कहते हैं साथियों? इसे बोलते हैं ट्राइट्रियम। ये बात को जरा समझना। जैसे आपने पढ़ा होगा हैवी वाटर के बारे में, भारी जल के बारे में, तो जो भारी जल होता है उसे किसे कहते हैं? तो भारी जल साथियों किसे कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है 1H2 को। ये हमें बेसिक बात को यहां पे समझना है। तो भारी जल किसे कहते हैं साथियों? 1H2 को कहा जाता है। ये बात समझो। ये कमी है, किसकी कमी है? ये एटम के बारे में कमी थी जो कौन नहीं बता पाए? जॉन डाल्टन साहब नहीं बता पाए, पहली कमी थी। अच्छा दूसरी कमी क्या थी? सुनो ध्यान से। इनसे पूछा कि बताओ कि एक ही तरह के जो तत्व होते हैं ये आपस में कैसे रिएक्शन कर लेते हैं? ये कैसे रिएक्शन कर लेंगे? ये भी नहीं बता पाए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं, ये नहीं बता पाए। जैसे मान लो एग्जांपल कि हमारे पास में क्लोरीन है और क्लोरीन है। अब ये दोनों के दोनों क्या है साथियों? हमारे पास में क्लोरीन के एटम है। अब ये दोनों कैसे रिएक्शन करते हैं और यहां पे Cl2 बनाते हैं? ये कैसे पॉसिबल हो गया? इसके बारे में भी ये जवाब नहीं दे पाए। आप समझ गए? इनसे जब पूछा गया, जब एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, जब एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं तो आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं? जैसे पूछा कि बताओ कि हमारे पास क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन हमारे पास में साथियों यहां पे एलिमेंट है। अच्छा ये क्या है साथियों हमारे पास में? ये भी हमारे पास में क्लोरीन है। जब क्लोरीन क्लोरीन एलिमेंट है तो ये आपस में मिलकर यहां पे Cl2 क्यों बनाते हैं? ये Cl2 क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन देखिए पूछा गया, ये Cl2 क्यों बनाते हैं? नहीं बता पाए। आप समझ गए कि ये आपस में रिएक्शन करके यहां पे सेम एलिमेंट जो होते हैं रिएक्शन क्यों करते हैं वो नहीं बता पाए। इनसे पूछा गया बताओ जल्दी से। अच्छा अगर मैं बात करता हूं ओजोन के बारे में, ओजोन बताओ कि ओजोन हमारे पास में एलिमेंट होगा, ओजोन हमारे पास में कंपाउंड होगा, तो ये क्या होगा बताओ जल्दी से। अभी फंस गए, अभी नहीं बता पाए। अभी ये नहीं बता पाए कि ओजोन हमारे पास में एलिमेंट है या ओजोन हमारे पास में कंपाउंड है। अगर एलिमेंट है तो उसे O3 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और कंपाउंड है तो उसे O3 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसका जवाब नहीं दे पाए। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? मतलब कहां फंस गए? जब एक ही तरह के जो एलिमेंट होते हैं, एक ही तरह के जो तत्व होते हैं, वो आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाए। तो अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है साथियों जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर सारी बातें?
तो यहां पे एक नया कंसेप्ट आएगा, सुनो सुनो, यहां पे अब हमारे सामने एक नया कंसेप्ट आएगा और उस कंसेप्ट को हमने क्या नाम दिया है, तो उसी कंसेप्ट को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आप समझ गए छोटी सी बात। तो यहां पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि बताइए कि सबसे पहले मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट है वो कहां पे देखा जाएगा। तो मॉलिक्यूल का कंसेप्ट वहां पे देखने को मिलता है जहां पे एक ही तत्व के जो एटम्स होते हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं। जहां पे एक ही तरह के जो एटम्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, वहां पे किस कंसेप्ट को सबसे पहले दिखा गया? तो वहां पे कंसेप्ट है जो देखा गया जिसका नाम क्या भी है, बताओ जल्दी से? अणु, जिसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना कुछ ना कुछ। कोई दिक्कत? कि मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट है वो कहां से पूछा गया था? यहां से आया था। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गलतियां बिल्कुल मत करना, हमारे एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट है जो बन जाते हैं। अब कुछ बातें मैं और बता रहा हूं, उनको भी सुन लो ध्यान से, कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं साथियों जॉन डाल्टन के बारे में, तो जॉन डाल्टन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहां पे एलिमेंट के लिए सिंबल का यूज किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहां पे तत्व को पता करने के लिए इन्होंने क्या दिया? सिंबल दिया। सिंबल मतलब चिन्ह दे दिए। हुआ क्या था कि जॉन डाल्टन के द्वारा बहुत से एलिमेंट खोजे गए थे और उन्होंने बताया कि हमारे पास में जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कैसे डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करने के लिए उनको क्या दे दिए साथियों? सिंबल दे दिए। तो क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में कि जॉन डाल्टन यहां पे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहां पे तत्वों के लिए क्या दिया साथियों? प्रतीकों का इस्तेमाल किया। अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट को सुन लो ध्यान से, जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं आजकल? हाइड्रोजन लिखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को पहले हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता था। हाइड्रोजन की पहचान जो होती थी साथियों वो होती थी उसके सिंबल के थ्रू। सिंबल के थ्रू मतलब कैसे? कि हाइड्रोजन को पहचानना है तो एक हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल के अंदर छोटे सा बिंदु लगा दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन है जिसके अंदर हल्का सा ब्लैक ब्लैक कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कार्बन हो जाएगा। तो ये जो टेबल है ना बेटा, ये टेबल हमारी एनसीईआरटी से ही है। सुन लो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये टेबल कहां से? तो ये टेबल हमारी एनसीईआरटी से है और सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो इस सिंबल से बन जाते हैं। आप प्लीज गलती मत करना, मैं पहले बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है? अब जरा यहां पे सुनो, देखो, अगर आपसे पूछे बताओ कि हाइड्रोजन की पहचान क्या थी, तो हाइड्रोजन की पहचान थी यहां पे एक सर्कल और बीच में छोटा सा बिंदु, ठीक है? भैया कार्बन की पहचान क्या थी? तो कार्बन की पहचान थी एक सिंगल सा गोला और उस गोले के अंदर यहां पे हमने हल्का सा ब्लैकिश कलर कर दिया। ऑक्सीजन को कैसे पहचानेंगे? तो ऑक्सीजन को पहचानने का सिंपल सा तरीका था यहां पे सिंपल सा सर्कल, ठीक है? फॉस्फोरस कैसे था? तो फॉस्फोरस को पहचानने का तरीका था एक सर्कल और बीच में यहां पे 3 डंडियां जो यहां पे सेंटर पे आके मिल रही हैं। सल्फर कैसे पहचानेंगे? तो सल्फर को यहां पे डंडा, देखो सल्फर के अंदर क्या था साथियों? सल्फर के अंदर हम जब बात करेंगे यहां पे गोला और गोले के अंदर यहां पे क्रॉस का निशान। आयरन कैसे पहचानेंगे? एक डंडा या एक गोला, गोले में यहां पे आई लिखा हुआ है। कॉपर को पहचानने के लिए एक गोला, गोले के अंदर कॉपर है। लेड के लिए साथ तो यहाँ पे गोला, गोले के अंदर एल लिखा हुआ है। सिल्वर के लिए गोला है, गोले के अंदर यहाँ पे एस लिखा हुआ है। इसी तरह से हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड लिखा हुआ है और बीच में यहाँ पे डॉट्स हैं। तो कितने डॉट्स हैं साथियों? यहाँ पे टोटल 4 डॉट्स, 8 डॉट्स हैं, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल 8 डॉट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे प्लेटिनम है और यहाँ पे मरकरी है। तो ये हमारे पास में ना चिन्ह हुआ करता था, सिंबल्स हुआ करते थे। ये हमारे पास में क्या थे साथियों? सिंबल्स थे। अब आपसे क्वेश्चन लिखिए, पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर कि सबसे पहले यहां पे किसने यहां पे सिंबल की बात की है? तो सिंबल की साथियों जो बात की है वो की है किसने? तो वो की है साथियों हमारे पास में जॉन डाल्टन साहब ने। लेकिन फिर व्यक्ति आते हैं, कौन से व्यक्ति आते हैं? यहां पे साथियों व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है बर्जिलियस। सुनना, यहां पे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बर्जिलियस। और बर्जिलियस ने बोला कि भैया ये बड़ा कंफ्यूजन है, आप कितने एलिमेंट को याद करोगे? ऐसे बहुत समस्या वाली बात है, हर व्यक्ति भूल जाएगा। चलो आप तो अच्छे हैं, पढ़ लेते हैं एग्जाम के अंदर, आपको याद हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति याद नहीं कर पाता। तो क्या किया जाए? तो बर्जिलियस व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है यहाँ पे बर्जिलियस, ठीक है? तो बर्जिलियस ने बोला कि एक काम करो, हम यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उनको यहाँ पे सिंबल ना देख के साथियों उनको हम सिंपल सी भाषा में क्या कर देंगे? उनको हम यहाँ पे कोई शब्द दे देंगे। मतलब इनको यहाँ पे यूज कैसे किया जाए? उनके अक्षरों के आधार पे। अब यहाँ पे सही काम की शुरुआत होती है। जैसे यहाँ पे समझना, हाइड्रोजन को कैसे लिखा गया? तो हाइड्रोजन को साथ लिखा गया यहाँ पे हाइड्रोजन से, एस से। हीलियम को लिखा गया कैसे? एच से।
मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सिंबल की जगह पे सुनो, इस सिंबल की जगह पे हमने किसका यूज किया साथियों? हमने सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा का यूज करना शुरू कर दिया। तो सिंबल किसने दिया? तो सिंबल दिया किसने, बताओ जल्दी से? जॉन डाल्टन साहब ने। बोलो हाँ या ना। और यहां पे हम जब बात करते हैं सिंबल की जगह पे अंग्रेजी भाषा जो यूज की जाती है आज, इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में साथियों बताया था यहाँ पे व्यक्ति थे जिनका नाम है बर्जिलियस। कौन थे? बर्जिलियस थे। उन्होंने कहा कि भैया हम सिंपल सिंपल ना यहाँ पे शब्द यूज करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक संस्थान है जिसका नाम है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी क्या है मैं बता देता हूं 2 मिनट के अंदर कि आईयूपीएससी साथियों संस्थान होती है जिसका नाम है यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनका काम होता है कि हमारे दुनिया भर के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री की कंसेप्ट है उनको एक ही मंच दे दिया जाए ताकि किसी प्रकार से रासायनिक गतिविधि को लेकर परेशानी ना आए। तो ये एक तरह की संस्थान है जो दुनिया भर के अंदर केमिस्ट्री के जो नियम होते हैं उनको एक साथ लागू करवाती है। इसका नाम है आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी ने अब ये जो नियम है वो लागू कर दिए इनके ऊपर भी। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिखा जाएगा हाइड्रोजन सिंबल से, हीलियम को लिखा जाएगा He से, लिथियम लिखेंगे Li से, बोरोन है B, कार्बन है C, नाइट्रोजन है N, ऑक्सीजन है O, फ्लोरीन है हमारे पास में F, नियोन हो जाएगा हमारे पास में Ne। तो ये हमारे पास सिंबल है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे यहाँ पे सिंबल होते हैं जो थोड़े से अटपटे होते हैं। ये क्यों होते हैं? इनका नाम होता है साथियों, ये यूज किए जाते हैं लैटिन भाषा के नाम पर। जैसे आप ये देखो, सोडियम जो शब्द है साथियों, तो सोडियम का जो सिंबल बनता है ये बनता है Na। सुनना ध्यान से, सोडियम जो है साथियों, सोडियम का जो सिंबल बनता है ये क्या बनता है? Na बनता है। देखो ध्यान से। इसी तरह से पोटेशियम का सिंबल बनता है K, आयरन बनता है हमारे पास में Fe, कॉपर बनता है हमारे पास में Cu, सिल्वर बनता है हमारे पास में Ag, गोल्ड बनता है साथियों हमारे पास में Au, मरकरी बनता है हमारे पास में Hg, लीड बनती है हमारे पास में Pb, और हमारे पास टिन क्या बनती है साथियों? एसिड बनता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सुनो ध्यान से, सर सोडियम था तो ये हमारे पास में SO होना चाहिए था, ये SO ना होकर यहाँ पे क्या है? Na है। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन बता दो। तो रीजन ये है, मैं बता दूं, ये जो हमारे पास में एलिमेंट है ना, तो इन एलिमेंट का साथियों प्राचीन नाम था, पुराना नाम था। और इनका पुराना नाम इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हम आज भी उनके सिंबल को इन्हीं के नाम पे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे पूछेंगे बताओ कि सोडियम का यहाँ पे लैटिन भाषा में नाम क्या है, तो यहाँ पे एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं लैटिन भाषा। क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा बोलते हैं। तो प्राचीन जमाने में साथियों इनका ये नाम इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब इसको बदलना मुश्किल हो चुका। जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी के नाम बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि जैसे हमारे आसपास ऐसे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनके नाम उनके एक्चुअल नाम से फेमस हो जाते हैं, जिनके वास्तव में नाम उनके नाम से फेमस हो जाते हैं। जैसे आपकी कोई महिला मित्र हो, आप उसको बेबी सोना बोलते हो तो बेबी सोना फेमस हो जाता है, उसका नाम तुम भूल जाते हो, है ना? बेबी सोना चलता रहता है। उसी तरह से ये नाम भी है। तो सोडियम का साथियों वास्तव में जो नाम है वो है नेट्रियम। अब इस नेट्रियम के अंदर से क्या किया हमने? 2 शब्द ले लिए Na। ठीक है। तो सोडियम के अंदर हमने क्या किया? नेट्रियम शब्द है, इसके 2 शब्द ले लिए Na, और वहां से क्या बन गया हमारे पास में? सोडियम बन गया। इसी तरह से पोटेशियम का जो वास्तविक नाम है साथियों वो है कैलियम। तो कैलियम से बन गया हमारे पास में कौन सा? तो आंसर है पोटेशियम के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि आयरन का नाम क्या है, तो आयरन का साथियों नाम है फेरम। क्या नाम है? फेरन। और फेरम के अंदर से हमने स्टार्टिंग के 2 शब्द ले लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Fe बन जाएगा। लॉजिक क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। अगर हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, तो कॉपर का साथियों वास्तविक नाम है क्यूप्रम, और क्यूप्रम के अंदर से हमने Cu ले लिया तो एक कॉपर का साइन बन गया। इसी तरह से सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का भैया वास्तविक नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम में से हमने Ag ले लिया, तो Ag लेने से हमारे पास सिंबल बन जाएगा Ag, है ना। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड का साथियों वास्तविक नाम होता है ऑरम। पूछेंगे आपसे बताओ कि ऑरम किसका नाम है, तो ऑरम यहाँ पे गोल्ड का नाम होता है, तो उससे बन जाएगा हमारे पास में Au। अगर बात की जाए बताओ जल्दी से मरकरी के बारे में, तो मरकरी को साथियों क्या बोलते हैं हम लोग सिंपल सी भाषा में? तो मरकरी को साथियों बोलते हैं हाइड्रोजनम या हाइड्रागायरम बोलते हैं, हाइड्रागायरम बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रा से H लिया और गायरम से G लिया, तो हाइड्रागायरम से बेटा हमारे पास बन जाएगा Hg। लेड की बात करते हैं तो लेड को बोलते हैं प्लम्बिन। तो प्लम्बिन में से P हमने यहां पे लिया और B यहां से लिया, तो प्लम्बन से हमारे पास बन गया Pm। ठीक है। क्या बन गया साथियों हमारे पास में? तो लेड बन गया। टिन की बात करते हैं तो टिन होता है साथियों हमारे पास में स्टेनम। तो स्टेनम की बात करेंगे तो स्टेनम से हमने Sn ले लिया, और Sn लेने से हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास टिन का सिंबल बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिंबल है। तो आपके एग्जामिनेशन में ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बालक।
तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें बता दी हैं कि इनके सिंबल अलग क्यों होते हैं। तो ये क्या होते हैं साथियों, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा मतलब प्राचीन जमाने में इनके ये जो नाम थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, और उन्हीं के प्राचीन नाम से इनके जो सिंबल है वो बना दिए गए थे। आप इसको याद कर लो, हमारे एग्जामिनेशन में ये जो पॉइंट है साथियों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, प्लीज। ठीक है बालक, तो हमने क्या क्या समझा आज। तो हमने देखो यहाँ पे इतनी बातें समझी कि कैसे एलिमेंट की बात चल रही थी, कैसे यहाँ पे एटम की, कैसे एटम की यहाँ पे एलिमेंट की बात करते हैं, कैसे कंपाउंड्स की बात करते हैं, कहाँ पे एक प्रकार के एटम मिलेंगे, कहाँ पे अलग अलग प्रकार के एटम मिलेंगे, क्यों यहाँ पे एटम्स को यहाँ पे इस तरह से सिंबल दिया गया। तो एटम्स को साथियों सबसे पहले इस तरह से बताने वाले व्यक्ति कौन थे यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास में जॉन डाल्टन थे। एटम के बारे में नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, हमारे पास में बर्जिलियस थे। और अभी यहाँ पे संस्थान कौन सी है, आईयूपीएससी। क्यों यहाँ पे सोडियम को साथियों Na कहा जाता है, इसका वास्तविक नाम क्या होता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो हम साथियों अब कल क्या पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं कल आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, और मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी और भी चीजें बताने वाला हूं। और फिर हम साथियों यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसकी शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे आपके सारे के सारे कंसेप्ट में क्लियर करता चलूंगा। अब ये बोलो कि एक ही दिन के अंदर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही दिन में हर चीज तो पॉसिबल नहीं पाएगी, धीरे धीरे आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा मैं ये बता दूं, आप पूछेंगे सर नोट्स कैसे बनाए, तो मैं आपसे बस ये कहूंगा बेटा कि नोट्स जो बनाने हैं ना, आप कभी लाइव क्लासेस में मत बनाया करो। इसके पीछे रीजन है, अगर आप लाइव क्लासेस में नोट्स बनाओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। अब जैसे मैंने जो कुछ पढ़ाया हुआ है ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई थी, आप डेफिनेशन को यहाँ पे उतार सकते हो, या मैं जो चीज बोलता जा रहा हूं आप उन चीज को सीधे सीधे नोट करते सकते हो। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं आप वैसे वैसे एग्जांपल को नोट कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को बना पाओगे, बिल्कुल भी परेशानी मत लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बालक, चलिए अब हम मिलते हैं यहाँ पे किस क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।